दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के अप्रिसिएशन। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं हमारे पूरे सिलेबस की तो पूरे सिलेबस में हमें टोटल 8 पोएम्स है, तो आठों के 8 पोएम्स की जो अप्रिसिएशन होगी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, वो आज मैं क्या कवर करने वाला इस पर्टिकुलर वन शॉट वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, कुछ हैक्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से अप्रिसिएशन को आप कवर कर सकते हो, क्या तरीका होता है, क्या मेथोडोलॉजी होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप हमसे 1-to-1 जुड़ना चाहते हो तो नीचे आपको दंगल बैच की लिंक दिख रही होगी, आप वह ज्वाइन कर सकते हो। एक ऐसी बैच है जहां पर आपकी सारी जो चीजें होंगी वो बहुत ही अच्छे तरीके से कवर क्या की जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत करने में सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि जब कभी भी आप पेपर लिखते हो तो एक एग्जामिनर जो रहता है उसके लिए एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि जब आप आंसर्स लिखोगे तो आंसर्स लिखते टाइम आप क्या क्या चीजें क्या करोगे, कवर करोगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जब अप्रिसिएशन का क्वेश्चन आता है तो अप्रिसिएशन के जब आप आंसर लिखते हो, अप्रिसिएशन लिखते हो तो उसमें क्या क्या चीजें, सबसे पहली चीज आता है पोएम का टाइटल होना चाहिए। दूसरी चीज पोएम के पोएट का नाम होना चाहिए। तीसरी चीज होनी चाहिए राइम स्कीम है कि नहीं ये पोएम में, उसके बारे में होना चाहिए। चौथी चीज जो होनी चाहिए वो होता है फिगर ऑफ स्पीच होना चाहिए। और पांचवी जो चीज आती है वो सेंट्रल आइडिया आती है। अब मेरे जो ये नोट्स होते हैं, मेरे नोट्स में हमेशा मैं ये ध्यान में रखता हूँ कि जब कभी भी कोई बंदा मेरा नोट्स अटेंड कर रहा है या फिर वो लुकआउट कर रहा है तो उसकी जो सारी चीजें हैं वो कवर हो जानी चाहिए। बोर्ड एग्जामिनेशन रूल के हिसाब से जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें, और ये जो मेरा 1 पेज का नोट्स है, इस 1 पेज के नोट्स में मेरी सारी चीजें मैंने कवर करके रखी है, तो आप चेकआउट कर सकते हो, चीजों को कवर कर सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आप चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज देखो, अब आपको एग्जामिनेशन में होगा क्या, जनरली एग्जामिनेशन में आपके पोएट का नाम आता है और पोएम का नाम आता है, समझ में आ गया। अब सबसे पहले चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, द पोएम टाइटल्ड एज Where the mind is without fear is written by the famous poet Rabindranath Tagore. The poem is written in the form of prayer to God. अब क्या बोला गया, बोला ये गया कि जो पूरा पोएम है, ये पूरा पोएम ये किसका नाम क्या है, Where the mind is without fear। अब जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा दो चीज आपको ऑलरेडी मेंशन देंगे, एक सबसे पहली चीज पोएम का नाम, दूसरा पोएट का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, आप ऐसे लिख सकते हैं, द पोएम टाइटल एज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय द फेमस पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। सेम लाइन आप बाकी पोएम भी कर सकते हो। अब जैसे ये वाला पोएम है मेरे पास, द पोएम टाइटल एज नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज रिटन बाय द फेमस पोएट डीजी मैजिकल। ठीक है, ये चीज आप सब में यूज कर सकते हो। द पोएम टाइटल एज द विल टू विन इज रिटन बाय द फेमस पोएट बर्टन ब्राली। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे द पोएम टाइटल इज थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर इज रिटन बाय द फेमस पोएट जॉन किट्स। तो ये जो मेरी लाइन होगी, ये लाइन आप अगर एक बार लर्न कर लेते हो तो आपको बार बार लर्न करने की जरूरत नहीं होती है। आप पर्टिकुलरली एक लाइन जो फॉर्मेट होता है वो आप हर एक पोएम की अप्रिसिएशन यूज कर सकते हो, जो आपको मार्क्स मिलेंगे भी। ठीक है ना, नेक्स्ट। ठीक है, अब ये पोएम लिखी क्यों गई है, ये पोएम एक प्रेयर के फॉर्म में क्या गॉड को क्या लिखी गई है। अब ये हमारा पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरे पैराग्राफ में क्या बोला गया, क्या कोई पोएम जो है राइमिंग वर्ड क्या कंसिस्ट करता है। सबसे पहली चीज देखो, दो तरीके से सर्कमस्टांस आएगा। एक ऐसा सर्कमस्टांस आएगा जहां पे पोएम में राइमिंग स्कीम होगा, राइमिंग वर्ड होगा तो बट ऑब्वियसली बात राइमिंग स्कीम बनने वाला है। दूसरा कंडीशन ये होगा कि राइमिंग वर्ड नहीं होगा, तो उस तरह की पोएम का फ्री वर्स बोलते हैं। अब ये मेरा वाला जो पोएम है फ्री वर्स पोएम है। देखो क्या बोला गया, पोएम में राइमिंग वर्ड नहीं है तो पहला लाइन ये आएगा, द पोएम डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग वर्ड सो देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन द पोएम। सीधा सीधा हो गया, यही चीज है कि पोएम में कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं था, इसलिए सो पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं फॉर्म होगा। फिर तो पोएम कौन से स्टाइल में, फ्री वर्स स्टाइल में लिखी है। देयर द फॉर द पोएम इज रिटन इन द फ्री वर्स स्टाइल, दैट्स इट। इतनी चीज आपको लिखनी। फिर देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द पोएम। अब पोएम में अगर मैं बात करूं बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए, जैसे रिपीटेशन है, फिर मेटाफोर है, अलिट्रेशन है। ठीक है, ये 3 पोएम है। अब इनमें से अगर किसी भी आपको फिगर ऑफ स्पीच का अगर एक एग्जांपल मालूम है तो आप उसको इस तरीके से लिखते हो, बट द मेन फिगर ऑफ स्पीच विच स्टैंड्स आउट इन द पोएम इज पर्सोनिफिकेशन। अब मुझे इसका एग्जांपल मालूम था इसलिए मैंने क्या बोला, बट द मेन फिगर ऑफ स्पीच विच स्टैंड्स आउट इन द पोएम इज पर्सोनिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल क्या दिया, वेयर द ट्रायल इज स्ट्राइविंग सक्सेस इज आर्म टुवर्ड्स द परफेक्शन। मैंने एग्जांपल दे दिया। अब एग्जांपल के साथ साथ मैंने क्या किया, इसी चीज को मैंने एग्जांपल को एक्सप्लेन कर दिया कि अगर ये पर्सोनिफिकेशन है तो क्यों है। तो आप भी क्या करोगे, आप भी ऐसे कि एग्जांपल क्या करोगे, प्रिपेयर कर लोगे। आपके 8 पोएम से टोटल 8 एग्जांपल आपको क्या रेडी करने रहेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई, डन। आई होप सो क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब इस पोएम में लिखा क्या है, देखो मैं सीधी सीधी बता दूं कि ये पोएम में जो टैगर है वो क्या कर रहे हैं, वो गॉड से प्रेयर कर रहे हैं कि उसकी जो कंट्री है उस कंट्री को क्या कहाँ पे वो लेके जाए, एक जहाँ पे हेवन ऑफ फ्रीडम में लेके, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स हो, गुड वर्ड्स हो और गुड एक्शंस हो, जहाँ पे एक आजादी हो कि वो क्या कर सके, अच्छी सोच अपने दिमाग में लेकर आ सके, अच्छे वर्ड्स दिमाग में लेकर अच्छे काम क्या कर सकते हैं।
ठीक है। He wishes for a country where the people are free from the fear. वो साथ ही साथ वो विश कर रहे हैं अपनी कंट्री, एक विनती कर रहे हैं, एक दुआ कर रहे हैं कि मेरी जो कंट्री है वो क्या डर और से क्या रहे, दूर क्या रहे। Where knowledge is free to all the individuals, people from all the castes and religions are united. जहाँ पे जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो सभी के लिए क्या फ्री हो, और साथ ही साथ जो लोग अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, उन सभी की जो लाइफ है, वो सभी की लाइफ है वो बहुत प्यार से गुजरे और सभी एक दूसरे के साथ क्या यूनाइटेड है। तो ये हमारा पहला पोएम था। अब दूसरा पोएम, अब फटाफट होएगा। सेम चीज, द पोएम टाइटल एज ऑल द वर्ल्ड स्टेज इज रिटन बाय द फेमस पोएट विलियम शेक्सपियर। ठीक है। द पोएम किससे लिया गया? द पोएम ने, ये जो पोएम है ली गई है शेक्सपियर के एक प्ले राइट से, जिसका नाम क्या था? एज यू लाइक इट, जैसा तुम्हें पसंद है। फिर क्या बोला? पोएम में कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं है, साथ ही साथ कोई तो राइमिंग स्कीम बनेगी नहीं, ये बनेगी, तो यही है। द पोएम contains no rhyming words, so there is no rhyming scheme in the poem, so therefore the poem is written in the blank verse style. क्लियर हो गया? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, there are many figure of speech used in the poem such as simile, alliteration, repetition. अब मुझे एक एग्जांपल पता था, मैंने लिख दिया, but the main figure of speech which stands out in the poem is metaphor. एग्जांपल में all the words stage मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है। इन दिस पोएम, अब जो शेक्सपियर वो कंपेयर क्या गया, शेक्सपियर कंपेयर द लाइफ टू द स्टेज। शेक्सपियर क्या करे, हमारी जिंदगी को एक स्टेज के साथ क्या करे, कंपेयर किया। ही हैज डिवाइडेड लाइफ इनटू 7 स्टेजेस। जहां पे अगर मैं बात करूं तो उन्होंने पूरे लाइफ को 7 स्टेजों में क्या डिवाइड क्या कर दिया है, जिसकी अपनी अपनी खुद की एक अलग क्वालिटी होती है, खुद की एक अलग फीचर होती है। जो थीम है जो पोएम का, वो क्या, साइकिल ऑफ लाइफ, की जिंदगी का एक जो साइकिल होता है, एक जो पहिया होता है, उसके बारे में। It tells us how one start out as an infant. अब कैसे हमें बताता है कि कैसे एक जो इंसान होता है, एक नौजवान शिशु जैसा, इन्फेंट मतलब नौजवान बच्चा होता है, ठीक है, एक शिशु जैसा क्या होता है, स्टार्ट करता है, हेल्पलेस होता है, उस टाइम पे भी हेल्पलेस होता है, उसकी विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड एंड्स द सेम वे। ठीक है। जब वो पैदा होता है तो उसकी जिंदगी में शुरुआत ऐसी होती है जहाँ पे उसको कुछ चीजें समझ में नहीं आती, हेल्पलेस होता है, उसकी कोई मदद नहीं करता, और जब मरने वाला भी रहता, तभी भी जब मरता रहता है तभी भी उसको कोई चीज समझ में नहीं आती और वो मर जाता है, अपनी जिंदगी के अंतिम सांस क्या ले लेता है, विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। सही बात है, जब हम पैदा होते हैं तब हमें याद भी नहीं रहता है कि हमारे आजू बाजू चल रहा है क्या, और साथ ही साथ जब हम मरने लगते हैं तभी भी हमें चीजें क्लियर नहीं होती, बेसिकली हमारे साथ हो रहा क्या है। मौत कभी बोल के नहीं आती है, मौत कभी भी आ जाती है। सही बात है। सेम चीज, द पोएम टाइटल्ड एज एनिमल is written by the famous poet Walt Whitman. The poet has broken away from the conventional use of rhyming scheme. ठीक है। The poem does not contain any rhyming words, so there is no rhyme scheme in the poem. Same चीज बोले, पोएम का टाइटल क्या, एनिमल है, किसने लिखा, वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। अब जो पोएम है, पोएम ने जो एक प्रथा होती है ना कि पोएम लिखते टाइम हमें राइमिंग वर्ड्स का यूज करना चाहिए, तो राइमिंग वर्ड्स का उन्होंने यूज नहीं किया, तो यहाँ पे कोई भी राइमिंग वर्ड है नहीं है। ठीक है। तो राइमिंग स्कीम बनेगी नहीं बनेगी, तो पोएम कौन से स्टाइल में लिखा गया, फ्री वर्ड स्टाइल में क्या लिखा गया है। ठीक है। अब पोएम में बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है जो क्या करते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं पोएम को क्या ब्यूटीफाई करने में। जैसे अगर मैं बात करूं, टोटोलॉजी हो गया, हाइपरबोल हो गया, हाइलाइट्रेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे जो मेन फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, मेन फिगर ऑफ स्पीच आपका रेपिटेशन। क्या है एग्जांपल, लाइन सच एज दे डू नॉट लाइन्स डू नॉट लाई अवे, दे डू नॉट मिक्स मिसिंग। अब देखो, दे डू नॉट बार बार रिपीट हो रहा है। सेंट्रल आइडिया क्या पोएम का, यह है कि एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस। वही बोला गया, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट एनिमल्स टुडे आर बेटर देन ह्यूमंस। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पुल्ली की बात कर लेते, आप वो चीजें भी जो हमारी कवर कर लेते। देखो क्या बोला है, द पोएम टाइटल्ड एज द पुल्ली अगेन इज रिटन बाय द फेमस पोएट जॉर्ज हर्बर्ट। Each stanza of the poem has the 5 lines. देखो हर एक स्टांजा जो है पोएम का, उसकी कितनी लाइंस है, 5 लाइंस है। अब आपने देखा होगा मैंने 3 पोएम्स कवर किए, अब तीनों पोएम्स हमने देखा होगा मेरा जो फॉर्मेट है लिखने का वो बिल्कुल सेम है। ठीक है। अब पोएम में कोई भी राइमिंग वर्ड है नहीं है, तो राइमिंग स्कीम, सॉरी, पोएम में कोई राइमिंग वर्ड है, हाँ है। कोई भी राइमिंग स्कीम बनेगी, हाँ बनेगी। क्या है राइमिंग स्कीम, ए बी ए बी ए। पोएम में अगर मैं बात करूं, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज किए ब्यूटीफाई करने के लिए, जैसे पर्न हो गया, इन्वर्जन हो गया, पैराडॉक्स हो गया। लेकिन जो मेन फिगर ऑफ स्पीच है जो स्टैंड आउट कर रहा है वो कौन सा है, वो मेटाफोर है। ठीक है। एग्जांपल क्या, द ग्लास ऑफ ब्लेसिंग। फिर जो सेंट्रल आइडिया पोएम का, ये क्या, इज द रीजन फॉर मैन्स कंटिन्यूअल रेस्टलेस ऑफ हिज लाइफ। कहीं ना कहीं हमें क्या बता रहा है, हमारी जिंदगी में हम जो जिंदगी भर जो दौड़म भाग करते हैं उसके बारे में यह बताया गया। अब पोएट के हिसाब से ये क्यों है, this is because the God withheld the quality of rest from man so that man's thoughts would ultimately turn towards God his creator.
अब इसकी ये रीजन क्या है कि हम दिन जिंदगी भर भागते रहते हैं, क्योंकि भगवान ने क्या किया है कि इंसानों के अंदर से जो आराम करने की जो क्वालिटी थी वो छीन ली है, ठीक है, वो बहुत कम दी, ताकि जो भगवान के आगे भगवान को ये बार बार क्या याद कर सके। फिर क्या बोला है, द पोएम टाइटल्ड एज नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन वापस इज रिटन बाय द फेमस पोएट निजी मैजिकेल। पोएम में कोई भी राइमिंग वर्ड है नहीं है, तो राइमिंग स्कीम बनेगी पोएम की, नहीं बनेगी। तो पोएम कौन सा टाइम लिखा गया, फ्री वर्स टाइम लिखा गया। बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच चूज किए गए, जैसे अगर बात करूं मेटाफोर, सिमिली और एलिट्रेशन। अब बट लेकिन जो मेन फिगर ऑफ स्पीच जो यहाँ पे आए क्या वो ओनोमोटोपोइया है। एग्जांपल पे एंड बर्ज द नेम ऑफ अ गॉड फ्रॉम 100 है, बर्ज ओनोमोटोपोइया मतलब साउंड होता है, बज साउंड आ गया। अब पोएम डिपिक्ट क्या करता है, एक सेल्फनेस की, कैसे एक माँ जो होती है इतनी बोलते ना कि इतनी मुश्किल से अब मतलब मरते मरते बच्चे, फिर भी वो अपने बच्चों के लिए कितना प्यार करती है, एक जो अनकंडीशनल लव होता है माँ का, उसके बारे में यहाँ पे हमें एक्सप्लेन क्या किया गया। फिर क्या आ रहा है, द पोएम टाइटल एज द विल टू विन। किसने लिखा है, फेमस पोएट बर्टन ब्राली ने लिखा है। कोई राइमिंग वर्ड स्कीम है, कोई भी स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम नहीं है। क्यों, क्योंकि रैंडमली राइमिंग वर्ड्स यूज किए गए। राइमिंग वर्ड जनरली कहाँ होते हैं, पोएम के लास्ट वाले लाइन में होते हैं, लास्ट लाइन के पोएम के लाइन के एंडिंग में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या इन बिटवीन है। बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच यूज की है, जैसे क्लाइमेक्स हो गया, टोटोलॉजी हो गया, एंथिसिस हो गया, लेकिन मेन फिगर ऑफ स्पीच जो पोएम में स्टैंड आउट करी वो क्या, रिपीटेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। पोएट हमें फॉर्मूला देता है क्या, एक श्योर सक्सेस का, कि हम इस चीज को अगर फॉलो करते हैं तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है हमारी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे और अपनी जिंदगी में हम कामयाब क्या हो जाएंगे। इस चीज के बारे में हमें बताया हुआ है। फिर क्या बोला है, द पोएम टाइटल अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। किसने लिखा है, जॉन कीट्स ने लिखा है। पोएम किस पे बेस्ड है, ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है। पोएम राइमिंग स्कीम कंटेन करता है, तो राइमिंग स्कीम क्या पोएम की, ए ए बी बी। मेन फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज किया है, क्लाइमेक्स यूज किया, टोटोलॉजी और एंथिसिस क्या है। लेकिन मेन फिगर ऑफ स्पीच कौन सा स्टैंड आउट करता है, एपिग्राम स्टैंड आउट करता है। लाइन क्या, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर इज अ पिथी सेइंग एक्सप्रेसिंग द आइडिया ऑफ ब्यूटी इन अ क्लेवर वे। कहीं ना कहीं ये जो लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, ये क्या एक पिथी सेइंग है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है कि ब्यूटी को एक अलग ही अंदाज में, ठीक है। अब जो पोएट किसके बारे में बता रहा है, एक ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में, खूबसूरत चीजों के बारे में जो हमारे साथ हमारी जिंदगी में हमेशा रहती है और हमें बार बार खुशियां प्रोवाइड करती है। अब लास्ट पोएम है द हाइट ऑफ द रिडिकुलस। किसने लिखा है, आपके ओलिवर वेंडल ने लिखा है। पोएम राइमिंग स्कीम में है, राइमिंग स्कीम पोएम की ए बी सी बी है। बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए पोएम में ताकि पोएम को ब्यूटीफाई किया जाए, जैसे ओनोमोटोपोइया, टोटोलॉजी, अलिट्रेशन। लेकिन जो मेन फिगर ऑफ स्पीच जो पोएम में स्टैंड आउट करता है वो क्या है, ट्रांसफर्ड एपिटेट है, ठीक है। कौन सा लाइन है, तो एग्जांपल भी दिया है। अब पोएम क्या है, ह्यूमरस पोएम है, ठीक है, जो किसके लिखा गया, एंजॉयमेंट के लिए लिखा गया है, ठीक है। फनी एक्सप्रेशन दिए, जो मेन पर्पस है पोएट का वो बस ये है कि जो रीडर जब पढ़े पोएम को तो वो क्या करे, वो हंसते हंसते पागल उड़ जाए। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी जो चीजें वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप सबको चीजें क्लियर हो गए होंगे और उसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर फिर भी किसी भी तरह का डाउट हो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए और भी चीजें लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। और इंग्लिश में अगर और कोई भी दिक्कत है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित और अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।